के सामने है, और इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए हमें अपने आप को तैयार कैसे करना चाहिए। वो क्या मिनिमम स्टेप्स होते हैं, या वो क्या नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, जरूरी स्टेप्स होते हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। और अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस बात, मान लीजिए उसने ए पब्लिकेशन की बुक ली, तो उसका कोई सीनियर मिल गया, उसने कहा ए नहीं अच्छा है, बी बढ़िया है। फिर वो जाता है नेक्स्ट डे बी की किताब लेने के लिए, फिर आता है तो किसी ने कहा नहीं सी बढ़िया है। ऐसे में करके अचानक से पूरे घर में ढेर सारी किताबों का जखिया लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट सिफर रहता है, कुछ भी नहीं रिजल्ट आता। तो ये सारी समस्या। मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में लड़कों का लेवल बहुत बढ़िया होता है और बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। यंग जनरेशन लेकिन के लोग बात वही काफी है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चुक जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों पर अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्ट्रेटेजी बनाया जाए, तो निश्चित रूप से वो क्वालिफाई करेंगे। अपने लगभग 15 से 18 20 साल के एकेडमिक करियर में, अ, अगर हाई स्कूल से काउंट करें तो लगभग जाके 20 साल होते हैं। तो इस 20 साल के करियर में हम लोगों ने कई एग्जाम दिए, अपने बोर्ड के एग्जाम दिए, कंपटीशन एग्जाम दिए, इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए, इंजीनियरिंग के बाद कंपटीशन के एग्जाम दिए, और ऐसे भी कई जनरल एग्जाम भी दिए, जैसे एसएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी का भी एग्जाम दिया। और हर एग्जाम के टाइम पे कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं। सबसे पहला तो एक ये कि पहला स्टेप क्या लिया जाए। जैसे कई क्रिकेटर्स का, या फिर आप फुटबॉल प्लेयर, या कई किसी भी प्लेयर का जब आप सुनते हो, खासतौर पर मैं क्रिकेटर की बात करूंगा, तो होता है कि पहला रन इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, तो सबसे इनिशियल स्टेप हमारे दिमाग में आता है कि हम कैसे शुरू करें, शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो आज हम लोग इसी सवाल के जवाब के साथ आप लोग के सामने हैं, और इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए हमें अपने आप को तैयार कैसे करना चाहिए। वो क्या मिनिमम स्टेप्स होते हैं, या वो क्या नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, जरूरी स्टेप्स होते हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। और अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस बात पर अगर हम चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी तैयारी में भी आसानी मिलती है, हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहता है, और सफलता मिलती है। तो हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सर, सुधांशु और मैं दिग्विजय। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है ये है आप लोगों से, कि जब भी कोई एग्जाम आता है, तो एक बच्चों के मन में या हमारे मन में एक जो कॉमन सी चीज आती है कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। लाइक हम किताबें ढूंढने लग जाते हैं कि हम जाके ये भी किताब खरीद लें, वो भी किताब खरीद लें, हम क्वेश्चन बैंक खरीद लें, हम ये भी नोट्स ले लें, वो भी नोट्स ले लें। लेकिन वो स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या सोच के हमें पुस्तकों का, किताबों का चयन करना चाहिए। एक एक करके मैं अपने सवालों पे आऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि उस एग्जाम के लिए हम तुरंत ही क्वेश्चन बैंक ढूंढने लग जाते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या होगा। कई सारे जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, करंट अफेयर्स के बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के बुक हैं। तो क्या सोच के हमारा किताबों पे चयन होना चाहिए। बोलिए सुधांशु। मेरे ख्याल से ऐसे किताबों के चयन को लेकर तो दिक्कतें आती ही हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर जब भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई लड़का तैयार होता है ना, तो वो सबसे पहले बुक स्टोर ही भाग जाता है। और एक आदत बन जाती है रोज शाम को किताब की दुकान पे जाके खड़े होने की, कि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और हमको ढेर सारी किताबें, हर रोज उसको एक नई किताब मिलेगी, और सोचेगा कि वो उससे अपनी प्रिपरेशन करेगा। फिर आके वो चेक करता है, देखता है कि उसमें गार्बेज ज्यादा भरा हुआ है। नेक्स्ट डे फिर वो हर जाता किताब ही है। अच्छी लगती है। हाँ, जब वो हर शुरू किताब में पे हर शॉप किताब ही हाँ अच्छी लगती है। जब वो शॉप पे पहुंचेगा तो वो रोज उसकी आदत बन जाएगी। अच्छा, उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी गाइड करते हैं। और जब हर कोई बोलता है नहीं ये, मान लीजिए उसने ए पब्लिकेशन की बुक ली, तो उसका कोई सीनियर मिल गया, उसने कहा ए नहीं अच्छा है, बी बढ़िया है। फिर वो जाता है नेक्स्ट डे बी की किताब लेने के लिए, फिर आता है तो किसी ने कहा नहीं सी बढ़िया है। ऐसे में करके अचानक से पूरे घर में ढेर सारे किताबों का जखिया लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट सिफर रहता है, कुछ भी नहीं रिजल्ट आता। तो ये सारी समस्याएं तो बच्चों के साथ आती हैं कि किताबों का सही चयन कैसे किया जाए।
और जो आसपास से इनपुट मिल रहे हैं उसको, और वो इनपुट ऐसे हैं कि उसको किताबों की दुकान में बस खड़ा कर देते हैं, और फिर केवल समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में सही सवालों का चयन वहां से नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सही तरीके का जो गाइडेंस होता है टीचर्स का, वो जरूरी होता है कि वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक बताएं बच्चे को, जिससे वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। अच्छा, टेक्स्ट बुक से मुझे एक चीज और ध्यान आता है, मैं इसी सवाल में पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि कैसे एग्जाम होते हैं जिनके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी होता है, और किस तरीके के एग्जाम होते हैं जिनके लिए हमें क्वेश्चन बैंक या पार्टिकुलर गाइड पढ़ना। इस पे आप प्रकाश डालिए तो ज्यादा। देखिए, ये एक्चुअली टॉपिक बहुत बृहद है। पहले बात, जब हम एग्जाम की तैयारी के लिए बैठता है कोई भी लड़का, तो हमको हर एग्जाम के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और एक ही स्ट्रेटेजी सारे एग्जाम पर काम नहीं करती है। तो सवाल उठता है कि किस तरह के एग्जाम की तैयारी वो कर रहा है। जैसे क्लास 10th का एग्जाम है, प्लस 2 का एग्जाम है, ग्रेजुएशन का या एमए का एग्जाम, तो उसका अप्रोच कुछ और होगा। उसी तरह से अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा अगर दे रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए कुछ अप्रोच और रखना पड़ेगा। और अप्रोच और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर दे रहा है, तो वहाँ पर होता है कि कुछ प्रश्नों का आंसर देना होता है, उसे लिखना होता है, और वहाँ पर उसका एक एम सेट होता है कि 60%, 70%, 80%, 85% मार्क्स हमको लाना है। लेकिन जब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है इसी अप्रोच के साथ, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा भी होता है कि 30% मार्क्स लाकर भी लड़का क्वालिफाई कर जाए, और 80% मार्क्स लाके भी डिस्क्वालीफाई कर जाए। तो वहाँ पर टारगेट सेट नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाने से मेरा मतलब है कि किसी भी एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनानी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमको इस सीजन में दिल्ली जाना हो, तो कुछ और प्लानिंग हम लोग करेंगे, और नैनीताल या कश्मीर जाना हो, श्रीनगर जाना हो, तो प्लानिंग हमारी चेंज हो जाएगी। हम उसी कपड़े को लेकर दिल्ली नहीं जा सकते हैं जिससे लेकर श्रीनगर जाएंगे, और श्रीनगर में जो कपड़ा लेके हम जाने की प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो दिल्ली लेकर नहीं जा सकते। तो कैरियर की जब बात आती है, तो एक छोटा सा जब टूर हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। लेकिन कैरियर की बारी आती है तो स्टूडेंट उतनी स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम में नहीं बैठता है, जिसके चलते उसे फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम, कौन सा एग्जाम देने जा रहा है। अगर तो मैं कम्पिटिटिव अपना एग्जाम देने जा सवाल रहा को, है। हाँ, मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूं, मैं अपने सवाल को तब थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर। अभी वेरी के लिए गुड। अगर हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम और स्कूल एग्जाम जो होते हैं 10th और 12th के, उसको अगर हम्म। किनारे कर दें और हम हम्म। लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं पे आए, जो जनरल कंपटीशन होते हैं, जैसे हम्म। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया आपका, ठीक। या फिर यूपीएससी हो गया, या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक हुआ जाए, और अब अगर स्ट्रेटजी बनानी हो, तो क्या इस इन एग्जामों के लिए स्ट्रेटजी का कोई एक कॉमन रास्ता है? क्या कोई एक नहीं, ऐसा कुछ है? कॉमन रास्ता नहीं है। कॉमन रास्ता एक ही है कि सबके लिए पढ़ना है। कॉमन चीज यही है। अच्छा। हम्म। लेकिन हाँ, वो तो है। किस तरीके से पढ़ना है वो चेंज हो जाएगा। हम्म। अब इसमें जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम पर आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा पर आते हम्म। हैं, तो इसमें भी दो कैटेगरी है। हाँ, एक ये कैटेगरी का ये कम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है कैट का एग्जाम, जिसमें हम्म। लड़के आईआईएम में जाते हैं हम्म। एमबीए के लिए, या फिर नीट का एग्जाम हुआ, आईआईटी का हुआ, एनआईटी का एग्जाम हुआ। इन सब एग्जाम का पर्पस होता है, कैट का एग्जाम हुआ या क्लैट का एग्जाम हुआ, हम्म। कि अभी जब मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे ऊपर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। हम्म। ठीक है। तो वहां पर अप्रोच कुछ और हो जाएगा। और दूसरा जो एग्जाम होता है वो होता है डायरेक्ट जॉब के लिए। दो तरह हम्म। के कम्पिटिटिव तो एग्जाम हो गए। एक तो हमको जॉब के लिए जाना है। जॉब के लिए जाना है तो उसमें हो गया सबसे ऊपर का एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम, सबसे नीचे बैंक क्लर्क हुआ, रेलवे ग्रुप डी हो गया, बीच में बहुत सारे एसएसए है, एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है,
तो ये सारे एग्जाम के लिए हम देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक वर्ड चलता है बड़ा कॉमन। किस चीज की तैयारी करते हैं तो लड़के बोलते हैं जनरल कंपटीशन। हाँ, जनरल जनरल हाँ कंपटीशन, जनरल। ये ये सब। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का गढ़ा हुआ शब्द है। आजकल बोलते हैं लोग और कॉम्बो पैकेज। हाँ कॉम्बो कॉम्बो पैकेज का और मतलब हो गया कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तीनों की तैयारी कीजिए। और अगर हम बुक शॉप पे जाएंगे तो वहां पे किताबें भी वैसी मिलती हैं, बस लिखा रहेगा सामान्य अध्ययन फॉर जनरल कंपटीशन। जनरल अब कंपटीशन। अब बात यही है कि अगर बैंक को देखा जाए, एसएससी को देखा जाए और यूपीएससी या बाकी एग्जाम देखे, तो इन सब के जीएस में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। एक तैयारी से सबकी तैयारी नहीं हो सकती है। और जो हम कुछ कहावत होती हैं, कहावत का मतलब तो हम उसका बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये अनुभव के आधार पर तय किए गए फार्मूला होते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब अरे जाए। सब सादे सब। हम्म। एक साथ अगर आप सभी सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक परीक्षा की अगर आपने तैयारी कर ली, उसमें आपका लेवल आ गया, तो अन्य परीक्षाओं को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि सबके लिए कोई कॉमन रास्ता नहीं है। हम्म। बैंक का जीके अगर तैयार करते हैं तो उसमें आपका बैंकिंग टर्म और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंशियल टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लर्क के लिए जीके पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एमबीए का जीके कुछ और हो जाता है। हाँ, यूपीएससी का जीके का लेवल कुछ और है। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में वन लाइनर जीके से काम चल जाता है, तो कहीं पर थॉरो नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। तो सारी चीजें बिल्कुल अलग है। तो अगर हम एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अब जीके हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, हम सोच रहे हैं कि एसएससी का जीके पढ़ें और उससे हम बैंकिंग भी दे दें। हम्म। एसएससी का जीके पढ़ें, उससे हम क्लैट क्लैट जैसे ये, एग्जाम और हाँ, बैंक नहीं तो खैर, तो जॉब के लिए एसएससी तो करेगा, तो जॉब के लिए करेगा। क्लर्क तो हम्म। एडमिशन के लिए है। हम्म। तो एसएससी का एग्जाम जैसे दे रहे हैं तो उसके लिए बीपीएससी का देने लग गया उसमें कि बीपीएससी बीपीएससी का भी दे देने लग लेंगे। गया है। तो हाँ। तो ये गड़बड़ हो जाती है। और एक तो सबसे पहले हाँ। एग्जाम के लिए सबसे पहले लड़के को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है। दिल्ली जाना है, या वेस्ट बंगाल कलकत्ता जाना है, या बेंगलुरु जाना है, या मुंबई जाना है। जाना कहाँ है, पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे, तब हम हाँ। प्लानिंग कर सकते हैं। और 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 जनरल तो कंपटीशन, जनरल जर्नी करके कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। और इस हम चक्कर में स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए प्लानिंग, और इस स्पेसिफिक चक्कर में बच्चे डेस्टिनेशन। सबसे ज्यादा करते हैं पीली वाली जो किताब बड़ी फेमस है, एक पटना की ही किताब बड़ी फेमस है पीली वाली, उससे तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और लगता है कि बस उसको पढ़ लिया तो अब सारे सारे एग्जाम सज जाएंगे। हर तो बच्चे के कमरे तो वो किताब आप दिखती है पीली वाली। तो तो आप दोनों लोग के जवाब से मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि अगर एडमिशन लेवल के जो हायर एजुकेशन लेवल के एग्जाम है, उसको अगर हम फर्स्ट कैटेगरी को करके अगर उसे हम किनारे करें और हम सिर्फ कंपटीशन पर आए, जिससे जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल के जो सर्विस कमीशन के एग्जाम हो बीपीएससी, गए, हाँ यूपीएससी और बीपीएससी बीपीएससी हो गया। बीपीएससी यूपीपीसीएस हो गए, और जो बैंकिंग के एग्जाम हो गए, तो अब यहाँ पर भी कैटेगरी हो गई कि जो आपका एसएससी का लेवल हो गया वो अलग हो गया, हर स्टेट के हिसाब से आपका जनरल नॉलेज अलग हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा जैसे जो बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है खासतौर पे, कि बच्चे दो चीजों की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं। एक हो गया आपका बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, और दूसरा जो हो गया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जैसे स्टेट लेवल के कमीशन एग्जाम हो गए या फिर यूपीएससी के एग्जाम हो गए। तो मैं थोड़ा सा और कॉन्साइज होऊंगा, टाइम को थोड़ा ध्यान रखेंगे फिर इस चर्चा को, कि अगर कोई बच्चा एसएससी के लिए भाग रहा है, चल रहा है, एसएससी की तैयारी उसे करनी है, उसने अपने आप को, जैसे आपने कहा कि हमें जाना कहाँ है, हम उस पर चले आते हैं, तो एसएससी की तैयारी कर रहा है या कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो मैं तीन चीजों पे आपसे जवाब चाहूंगा कि पहला एसएससी हो गया, दूसरा अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, और तीसरा वो बच्चा जो स्टेट लेवल के कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे हाई कोर्ट का आरओ हो गया, या फिर आपका हाई कोर्ट में क्लर्क हो गया उस स्टेट के, या हाई कोर्ट का स्टेट कमीशन हो गया। तो इन तीन कैटेगरी में अगर हमें चलना हो, आगे बढ़ना हो, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप क्या होता है, ये एक एक करके अगर अगर आप बताएं तो हाँ, थोड़ा सा अगर आसानी। जैसे एग्जाम के लिए, जैसे हम्म, रेलवे का एग्जाम अगर देना चाहता है लड़का, हम्म, या एसएससी का एग्जाम देना चाहता है, तो सबसे पहले उसको तो उस एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि कितने लेवल में या कितने लेयर में एग्जाम होगा। 2 लेयर में होगा, जैसे CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, है ना। तो उसमें उसको पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि किस लेवल में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ले। हम्म।
ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी दो तरह का, एक तो चैप्टर वाइज कलेक्शन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए जो जैसे क्वेश्चन पेपर है एज इट इज उसको बुक मिले। ठीक। और ईयर उस वाइज जिसे बुक, बोलते हैं। ईयर वाइज, हम्म, और उस बुक के बेसिस पर वो पहले ये देखे कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरा ऑलरेडी कमांड में है, कौन कौन ऐसा चैप्टर है जो कुछ एफर्ट के बाद हम कमांड में ले लेंगे, और कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, टॉपिक है जिसके लिए हमको एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, उसमें हमको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं कि बिना कुछ डिसाइड किए कोचिंग ज्वाइन कर लिए, कोचिंग में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आईसीएसई बोर्ड का लड़का है, इंग्लिश मीडियम का लड़का है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसका आईसीएसई बोर्ड का अगर हम्म, लड़का है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश उसका ऑलरेडी बहुत अच्छा रहेगा। अब वहां पर हम्म, जाके अगर कोचिंग में बैठ के तैयारी कर रहा है तो समय बर्बाद करेगा, वहां उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए उसको। हम्म। तो और मैथ अगर उसका वीक है तो सिर्फ उसको मैथ में हेल्प चाहिए, तो या तो किसी ऐसे जगह पर जाकर ज्वाइन करे जहां पर उसको मैथ का सपोर्ट मिले सिर्फ, बाकी के लिए समय बर्बाद नहीं करे, या सारे में उसको मदद की जरूरत है तब बेशक जाके कोचिंग में ज्वाइन कर ले। तो ये देखे कि हमारा, पहली बात, दूसरी चीज ये देखे कि कितना कट ऑफ, थोड़ा सा रिसर्च करें कि कितना कट ऑफ, क्योंकि 100% बनाने पर सिलेक्शन होगा ये क्यों। दिमाग में क्या होता है कि हम जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, स्कूल कॉलेज का एग्जाम देते हैं, तो हमारे दिमाग में बनता है कि मैक्सिमम सॉल्व करना है। हम्म। हम्म, यहां पर क्या है कि हमको मैक्सिमम नहीं सॉल्व करना है, हमको मैक्सिमम करेक्ट सॉल्व करना है। यूनिवर्सिटी राइट। एग्जाम में गलत गलत दोनों में क्वेश्चन के लिए बहुत मार्क्स अंतर नहीं है। करता। हाँ, मैक्सिमम दोनों में बहुत करेक्ट अंतर। सॉल्व करना है। अगर हम मैक्सिमम सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ते हैं तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमको, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं अपने एक्सपीरियंस से, हम्म, जैसे हम्म, एक कोचिंग में मैं पढ़ाता था, हम्म, और एक लड़की थी जो उस एक बैच में पढ़ती थी, वो 3-4 साल बाद मुझसे मिली और वो बोली कि हम्म, सर मेरे बैच के सभी लड़के एक एक करके क्वालिफाई कर गए, हम लोग एक ही साथ बैठकर प्रैक्टिस करते थे और सबको मैं हेल्प करती थी। मैथ नहीं बनता था तो मैं बताती थी, रीजनिंग नहीं बनता था तो मैं बताती थी, और मैं जिनको जिनको मैं बताती थी वो सारे लोग क्वालिफाई कर गए और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। हमने उसका टेस्ट भी किया तो उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था, उसको कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी, वो बोली कि सर हमको पढ़ा दीजिए। हमने कहा कि नहीं, तुम तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने बताया कि क्या करें। अब हमने कहा कि एक काम करो, हम जब उसका एक दो टेस्ट लिए तो हमने कहा कि तुम अटेम्प्ट थोड़ा कम कर दो, एक्यूरेसी पर ध्यान दो, हम्म, और जितना तुम 100% श्योर हो उतने ही क्वेश्चन का आंसर देना। वो लड़की चली गई एग्जाम देने, एग्जाम दी गई कंप्यूटर में, उसका सिर्फ 9 आउट ऑफ 50, शायद उसको 9 नंबर का बना था, 9 क्वेश्चन था जो बना पाई थी सही सही। तो उसने अपने दिमाग में उस समय एज्यूम किया कि 9 क्वेश्चन हमने बनाया है, इसमें सिलेक्शन होने का चांस तो कम है, एक दो क्वेश्चन और हम बना देते हैं। बना अब देते। देखिए ये यहाँ से उसका गलत थिंकिंग स्टार्ट हुआ एग्जामिनेशन हॉल में। 9 क्वेश्चन पर नहीं सिलेक्शन होगा, एक दो और बना देते हैं। एक दो और बनाने पर भी नहीं सिलेक्शन होगा, एक दो और सही बनाने एक पर दो और सिलेक्शन होगा, से। जबकि हाँ। जबकि उसके उसको उसको पता, 9 क्वेश्चन के अलावा बाकी सबका किसी का आंसर उसको पता नहीं था। तब तक संजोग से उस मेरी बात उसके दिमाग में आ गई, उसने हम्म, अटेम्प्ट नहीं किया, 9 क्वेश्चन बना के छोड़ दिया हम्म, उसने। हम्म, बाद में उसका रिजल्ट आया, क्वालिफाई की, रिटेन क्वालिफाई की, फिर हमसे इंटरव्यू के लिए आई मिलने। इंटरव्यू की तैयारी हम्म, हमने करा दिया उसको बेहतर तरीके से, जितना हो सकता था हम्म, मुझसे मैंने कराया, और उसका इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गई और उसने ज्वाइन कर लिया। चेन्नई में उसकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, अभी बनारस में है वो। उसने बाद में मुझे फोन करके कहा कि सर मेरा मार्कशीट आया है, रिजल्ट निकलने के बाद, हम्म, ज्वाइनिंग के बाद बोली कि मेरा ईमेल हम्म, से ईमेल आया है, मेरा मार्कशीट शेयर किया गया है, और उस हम्म, मार्क्स को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा कि क्या, क्यों रोंगटे खड़ा हो गया, तुम डिस्क्वालीफाई थी क्या? हम्म, बोले नहीं हम्म, सर, कंप्यूटर में हम सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कट ऑफ भी था 9। एक भी गलत। एक एक क्वेश्चन भी उसको अटेम्प्ट गलत। करना था और एक साल और के लिए उसका फिर वो सिलेक्शन डिस्क्वालीफाई है। सब कुछ होते हुए, डिस्क्वालीफाई। लेबल होते हुए भी। तो बड़ी छोटी छोटी बातों का असर पड़ता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। आपके काबिलियत में, स्टूडेंट के काबिलियत में कमी नहीं होती है, लेकिन रिजेक्शन का मेन रीजन क्या है, इसको ये समझ जान। नहीं पाता है। वो और स्ट्रेटजी उस क्या पर होगी अगर थोड़ा उसकी? वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर हम्म, अगर वो थोड़ा सा काम करे वैसे, तो बहुत आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में लड़कों का लेवल बहुत बढ़िया होता है और बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं।
यंग जनरेशन लेकिन के लोग बात काफी वही है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चूक जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों पर अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्ट्रेटेजी बनाया जाए, तो निश्चित रूप से वो क्वालिफाई करेंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सीरियल स्टार्ट किया है। हम चाहेंगे कि ये इस पर हम लोग और लंबी मतलब बातचीत करें, हम्म, हम्म, जिसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएं और जिससे आम लड़कों को थोड़ा बेनिफिट हो सके। इसकी चर्चा होनी हम्म, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि और लड़कों के मेहनत में कमी नहीं होती है और परिश्रम में कोई कमी नहीं होती है। बस थोड़ा सा माइंड सेट गड़बड़ होता है, थोड़ी सी साइकोलॉजी उनकी इधर उधर होती है, जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। बिल्कुल उनके तो माइंडसेट को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना एक अच्छी खासी उस जनरेशन पर जो है ज्यादा वो काम होना इस चाहिए। हाँ इसी ट्रैप में फंस और जाएगी कि हमें अब प्रिपरेशन करना है, बस हमें प्रिपरेशन, हमें बहुत एग्जाम सारे निकालना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ लड़कों इ- को बता दिया जाता है, लेकिन इस लड़कों के नॉलेज में भी कमी नहीं होती है। जैसे हमने इस लड़की का एग्जांपल दिया, उनके नॉलेज में भी कमी नहीं होती है, उनकी जानकारी में कमी। अब मिस कहीं और कर रहे हैं, अब वर्क इंटरव्यू में लड़के रिजेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि और दोबारा जम के पढ़ना शुरू करते हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ हम्म, वास्तविकता यह है कि इंटरव्यू में अगर 10 में से आप 8 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। और 10 में से हम्म, 5-6 क्वेश्चन का जवाब देके भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सिलेक्शन या रिजेक्शन मेरा किस वजह से हो रहा है, जब तक हम इसको अच्छी तरह से नहीं ये जानना, समझेंगे और उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो समस्या मेन का कारण और प्रॉब्लम है, निवारण। हाँ, तो ये जानना होगा कि हम रिजेक्ट क्यों हो जा रहे हैं। हमारा लेवल भी सही है, हम सब कुछ जानते भी हैं, प्रैक्टिस भी अच्छा कर रहे हैं, फिर भी क्यों रिजेक्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इसको लक का नाम देके पीछे हट जाएं, या ये करके हट जाएं कि नहीं बहुत चोरी हो रही है, तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। इस सब बहाने हैं और बहानों हाँ, से सफलता नहीं बहाने हैं, मिलती। नहीं मिलती है। तो स्ट्रेटेजी अगर सही तरीके से बनाई जाए और उस पर काम किया जाए, उस पर प्रैक्टिस किया जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल। एक एक करके पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ जनरल पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा कि हम्म, जैसे अभी तो बात हुई कि हम लोग स्ट्रेटजी क्या लेकर चले। एक हम्म, होता है कि लड़के बहुत हड़बड़ी में कोचिंग क्लासेस की तरफ भागते हैं, जैसा कि अभी आपने भी बोला कि हम्म, ये कोचिंग ज्वाइन कर ले, वो कोचिंग ज्वाइन कर ले, ये क्लास ज्वाइन कर ले, वो क्लास ज्वाइन कर ले, ये प्रैक्टिस टेस्ट दे दे, वो प्रैक्टिस टेस्ट दे दे। तो क्या यहाँ पे भी यही स्ट्रेटजी काम करेगी कि जो मेरी कमी है, नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा कि समस्या का कारण और निवारण, समस्या और तो है कि नहीं हो रहा, इसमें मुझे लेकिन इस एक चीज समस्या के और होने ऐड का करनी कारण पड़ेगी। क्या है? इसमें मुझे एक चीज हम्म, और ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम मार्केट में निकलते हैं तो वो 100 रुपए में 2,000 टेस्ट, 500 रुपए में 5 लाख टेस्ट, ये जो ऑफर देके बच्चों को इस भ्रम में फंसाया जा रहा है, इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है ये। उससे भी बचने की जरूरत पड़ेगी। फिर तो उसके लिए क्या एक सही तरीका है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसके लिए नहीं, ठीक क्या है। एक्चुअली में कोचिंग एक पूरी तरह से बिजनेस है, और बिजनेस है, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सही तरीके से अगर बिजनेस किया जाए तो बात सही होगी। एक्चुअली में क्या होता है, लड़कों की गलती नहीं है। लड़के क्या देखकर कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो उनके पीछे जो क्राइटेरिया होता है, इस कोचिंग में बहुत भीड़ है, इसका मतलब यहाँ पढ़ाई अच्छी होती होगी। हाँ, हम्म। एग्जैक्टली यही यही मेरा सवाल तो था ये कि ये जो हम भागते हैं कोचिंग की तरफ, और जैसे आपने कहा ना कि ये पैकेज बिकता है, कि ये हाँ, पैकेज कॉम्बो हाँ पैक, ये पैक, आजकल कोचिंग में तो भी पैकेज चलने लगा है। ये एक एजम्पशन है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा है तो पढ़ाई अच्छी होती होगी। हम्म, कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो मैं नहीं लूंगा, वहां पर था क्या कि आप टेस्ट सीरीज एक बार ज्वाइन करिए, जिंदगी भर देते रहिए। देते रहिए, हाँ। हम्म। ये लड़कों को वही बड़ा लाख। अपील, हाँ, लाइफ टाइम का आपका टेस्ट सीरीज। अरे भाई, हम आपके पास आ रहे हैं लाइफ टाइम टेस्ट सीरीज देने के पास लिए कि ज्वाइन करने के लिए? 1 साल के अंदर हमको ज्वाइन ज्वाइन करने। करना है। लेकिन ये अपील करता है, लड़के खरीद लेते हैं कि एक बार पैसा देके खरीद लो, हमेशा टेस्ट देते रहो। और वो 2 महीना, तीन मतलब महीना तुम छह खुद ही महीने से से, ज्यादा टेस्ट नहीं देते हैं। वो तुम खुद ही से इनका जिम कर टेस्ट रहे हो कि तुम फेल हो गए। तुम नेगेटिव फेल हो गए, माइंडसेट ये से ही खुद ही से जिम शुरुआत, कर रहे हैं। नेगेटिव हाँ, माइंडसेट से कि शुरुआत कर रहे हैं। 1 साल के अंदर हम तैयारी करके जॉब पकड़ेंगे, या हम जिंदगी भर टेस्ट देते रहेंगे? तो बिल्कुल अगर कोई कोचिंग वाला ये कहे कि हम आपको 1 साल टेस्ट देंगे और हमारा टेस्ट क्वालिफाई कर जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1,000 रुपया पर हम टेस्ट का लेंगे हर महीने, तो लड़का नहीं देगा। और हम्म 500 रुपये में उसको जिंदगी भर टेस्ट देना पड़े तो देगा। देगा। तो हाँ, तो ये टाइम की ये वैल्यू सब नहीं तरह है की यहाँ पे, दूसरी वैल्यू की वैल्यू है करेंसी की वैल्यू की वैल्यू वैल्यू, है। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर पीयर प्रेशर,
एक तो भीड़ के चलते अट्रैक्ट होते हैं, एक पीयर प्रेशर कि चलो 4 लड़के हैं, हम लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात है कि अरे कोचिंग वाले, अभी तो हाल फिलहाल बहुत ज्यादा इस पर यूट्यूब में चर्चा भी हुई थी कि एक मैंने वीडियो भी देखा था कि यहाँ से 100 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। ये कोई कोचिंग वाला नहीं लिखता है कि 5,000 लड़कों में से 100 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। या 150 लड़कों में 100 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 100 बच्चे कौन से हैं, उनके रोल नंबर क्या है, इसके बारे में भी वहां ये मेंशन सब नहीं कुछ होता। नहीं पता। नो ये नो, तो ये तो तो ये तो बच्चे और सेकेंडरी है। और सेकेंडरी और है। इसी में एक और चीज होता है कि ये भी नहीं लिखते कि 100 बच्चे हुए, ये नहीं कि एग्जैक्ट नंबर नहीं, मोर देन 100 बच्चे। हाँ, मोर देन 100% ये सिलेक्शन। मोर देन 100 का तो मतलब ये क्या सब है? चीज, ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है, व्यवसाय करते, बिजनेस कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन सोचना ये पड़ेगा, स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा। और इसमें जो उनके टीचर स्कूल कॉलेज में रहे हैं वो अच्छा इनमें मतलब रोल प्ले कर सकते हैं कि उनको बच्चों को सजेशन दे कि सही जगह कहाँ है, कहाँ ज्वाइन कर सके। क्योंकि देखिए, दुकान तो खुली हुई है और सबके एक से एक आकर्षक ग्राहक है। एडवर्टीजमेंट भी है, विज्ञापन है। हम्म। और उसको देकर आप अब 1 लाख लेने वाले भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और उसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले 10,000 में भी करा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ये देखना है कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके सबके रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन कौन सा सा जगह सही होगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन करें। कोचिंग की तरफ ना कि भाग दिखावा जाना पे ही जाए। सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, हम्म। 4 दोस्त वहां एडमिशन ले रहा है, हम इसलिए हम भी वहां एडमिशन ले लें, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा समय एक लेकर, थोड़ा रिसर्च हाँ, करके तब आदमी कोचिंग। आजकल तो यूट्यूब पर वीडियो सब भी बहुत अवेलेबल है, आप उससे लेके कुछ पढ़ाई कर लीजिए। एक स्टार्टिंग हाँ, वहां से कर सकता है आदमी, जिससे उसको आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना कैसे है आगे, फिर वो जाके पढ़ना कोचिंग क्या चीज क्लासेस है ये। पहुंचे। हाँ हाँ, कोचिंग पहुंचे, हाँ। लेकिन एक चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि एक एग्जाम को टारगेट करे हम्म। पहले, उसकी तैयारी करे, उसके लिए उसका क्वेश्चन बैंक ले, चैप्टर वाइज और ईयर वाइज। तो क्वेश्चन पेपर ले और उसको सॉल्व करके देखे कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन हम आसानी से बना ले रहे हैं। क्योंकि 10-20% क्वेश्चन ऐसा होगा, 15% जो आराम से वो बना लेता है। हम्म। और किस तरह के क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे मदद की जरूरत है, और ये मदद स्पेसिफिक मुझे कहाँ से मिल सकती है। इस पर थोड़ा ध्यान दे, इस पर वर्क करे। और अपने वीकनेस से, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको, स्टूडेंट के को थोड़ा सा टीचर का हेल्प चाहिए इसके लिए। अपना एनालिसिस करे, अपना वीक वीक पॉइंट क्या है। बहुत देखिए, अपना वीक पॉइंट और अपना स्ट्रांग पॉइंट समझना अच्छे अच्छे लोगों के लिए दिक्कत होती है, तो स्टूडेंट ही है। बिल्कुल। उसमें स्टूडेंट उसमें है। टीचर ही हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो बहुत बार स्टूडेंट लोगों से भी हेल्प मिली है। मैं नहीं समझता था कि ये एक स्ट्रांग पॉइंट है, ऐसे भी किया जा सकता है। एक लड़के ने मुझे रात को 11 बजे फोन किया, दूसरे दिन सुबह उसका एग्जाम था, और अक्सर मुझसे बातचीत वगैरह करते रहता था, तो थोड़ा क्लोज भी था वो। रात को 11 बजे फोन किया कि सर 4-5 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का है, मैं फंस रहा हूँ, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। उसने ईयर बताया, मैंने बुक खोलकर क्वेश्चन निकाला, तो मैं क्वेश्चन पढ़ने लगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया तो उधर से बोलता है कि सर, एक चीज हम नोटिस किए। हमने क्या? आप जिस स्टाइल से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक वर्ड को समझते हुए, अगर इस तरीके से हम पढ़े तो आंसर अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो पढ़ने के तरीके से भी आंसर निकल सकता है। एक क्रिटिकल रीजनिंग की बात है, एजम्पशन, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब था। बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है माना जाता है बैंक पीओ के या एमबीए के सेक्शन में। तो ये चीज कि पढ़ने का तरीका भी आंसर ला सकता था, ये हम नहीं समझ बिल्कुल। रहे हैं। ये हम पढ़ रहे थे, फोन पर वो सुन रहा था, तो हम एकदम रुक रुक के पढ़ रहे थे और एक बार में आंसर बता दे रहे थे। तो बोला कि सर, इस तरीके से पढ़ के तो मेरे दिमाग में भी आंसर आ जा रहा है। हम्म। हम लोग तो हड़बड़ा के पढ़ते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, और एक जल्दी बार के जल्दी बजाय ज्यादा 3 बार करना पढ़ते है। हैं। तो हम्म। ये भी एक तब मेरे दिमाग में आया कि ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। और ये नॉलेज हमको कहाँ मिला? उस स्टूडेंट से मिला। बिल्कुल। फ्रेंड्स, मैं मैं इसको अपना आप स्ट्रांग पॉइंट सीखने नहीं, को आप सीखने को कहीं भी सीख सकते कहीं से भी हैं। सीख। समय की वो लड़का लिमिटेशन को वो लड़का इसको एकदम। नोटिस किया कि सर किस तरीके से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक वर्ड को समझते हुए, सेंटेंस को, और उसी टोन में पढ़ रहे हैं जिस टोन में लिखा हुआ है। तो उस हम्म। टोन में पढ़ने के साथ ही आंसर निकल के आ जाता है। जमसन का था वो क्वेश्चन। हम्म।
तो उस टोन में पढ़ेंगे उस तरीके से तो अपने आप आंसर निकल के आ जाता था। थ्योरी सारा हम उन लोग को बता चुके थे कि क्या होगा तो क्या आंसर आएगा, किस तरह से इसको समझना है, किस तरह से चीजों को टैकल करना है, ये सारी बातें जानते थे। लेकिन आंसर तक पहुंचने में फिर भी दिक्कत होती थी, लेकिन एक पढ़ने का तरीका भी हो सकता है, ये मुझे उस लड़के से उस रात को समझ में आई। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर गौर किया जाए, लड़के को ट्रेनिंग दी जाए, तो वो इस पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस और इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी आज का टाइम का लिमिट है थोड़ा सा, लेकिन इस चर्चा और को हम लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारी बहुत सारे, बातें हैं, क्योंकि हाँ, बातों से ही बातें निकलती हैं, बातों से ही सवाल निकलते हैं और कई सारे और सवाल समस्याओं का जेहन में समाधान होता हैं, है। और बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से ठीक तरीके से आगे बढ़े और वो सही गाइडेंस ले सकें, इस पर चर्चा करना जरूरी है। और चर्चा हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और कई सारे सवाल जो हैं सर के सामने हम लोग लेके आएंगे जो हमारे एक्सपीरियंस भी हैं। और कई सालों से बच्चों से बात करते करते कई सवाल बच्चों से भी हमारे पास पहुंचे हैं, तो वो भी हम सर से चर्चा जरूर करते रहेंगे आगे समय में। तो सेशन को आज का यही समाप्त करते हैं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन सेशन समाप्त करना हमारी मजबूरी है। समय समय तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एजुकेशन को लेकर क्या समस्याएं हैं, क्या वो द्वंद है, इस पर एक बार चर्चा करनी आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ सर अगले डिस्कशन में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में और शिक्षा को लेकर जो द्वंद चल रहा है उस पर एक हमारे ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और खासकर हमारे ऑडियंस के लिए।